Hello students, I am Ranjit Kumar. Welcome to your favorite channel Superior Study Circle. बच्चे आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसमें अधिकांश बहुत कंफ्यूजन होता है कि रेजिस्टेंस किसे कहा जाए और रेजिस्टिविटी किसे कहा जाए। तो आज हम लोग उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अपने उसके बाद देखेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो इससे पढ़ने के पहले जो इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। बच्चे हम लोग पहले देखते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है। तो बच्चे प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को यह नियंत्रित करता है। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। कहां? तो किसी भी विद्युत परिपथ में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कि रेजिस्टेंस क्या करता है, तो रेजिस्टेंस इज द कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह को यह नियंत्रित करता है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू आई आर। तो वहां से देखा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि V बराबर आई आर, तो R इक्वल टू V अपॉन आई, अर्थात किसी भी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर और विद्युत धारा का जो अनुपात आता था वह अनुपात क्या कहलाता था, उस विद्युत परिपथ का प्रतिरोध। अब एक और डिफिनेशन इसका क्या प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध किसी भी सुचालक तार, सुचालक मीन्स जिससे क्या प्रवाहित हो विद्युत धारा, तो प्रतिरोध किसी भी विद्युत परिपथ या सुचालक का वह आंतरिक गुण होता है जो हमेशा विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। इंग्लिश में क्या लिखे हैं बच्चे, देखिए, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। हिंदी में बच्चे क्या बोले कि प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ या सुचालक तार का वह आंतरिक गुण होता है जो हमेशा विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है या रोकता है। दूसरा डिफरेंस मैंने क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करेंट पासिंग थ्रू इट्स नोन एज रेजिस्टेंस, अर्थात किसी भी परिपथ में के दो किनारों से उत्पन्न विभवांतर और उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई, तो I इक्वल टू V अपॉन आई। तो बच्चे इससे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बच्चे मैं इंग्लिश में लिख दिया हूं, हिंदी में बोल दिया, उसे नोट कर लीजिएगा। अगर इसे देखा जाए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो मैंने क्या बोला, V इक्वल टू आई आर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, जहां R आपका क्या हो गया रेजिस्टेंस, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और I हो गया आपका इलेक्ट्रिक करेंट। अब बच्चे हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर कि रेजिस्टेंस जो होता है, तो रेजिस्टेंस को जो डिनोट किया जाता है, जो सूचित किया जाता है, किसे किया जाता है आपको, R। कहीं कहीं बच्चे आपको स्मॉल r भी मिलेगा, तो बाद में मैं बताऊंगा कि जब स्मॉल r होता है तो वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो अभी जनरली आपका कैपिटल R। अब इसके बाद क्या देखेंगे कि इसका एसआई यूनिट किसका बाबू, तो रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। इसका यूनिट होता है ओम, और ओम को जो सूचित किया जाता है वह सूचित किया जाता है ओमेगा, उसे सूचित किया जाता है ओमेगा से, जिसका सिंबल होता है इस तरह का होता है। तो यह आपका हो गया क्या, एसआई यूनिट ओम, और ओम को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वह ओमेगा, अर्थात उसका सिंबल आपका हो गया। कोई दिक्कत? तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया कि रेजिस्टेंस क्या था, तो वह किसी विद्युत परिपथ का एक इंटरनल प्रॉपर्टीज था जो क्या करता था, तो हमेशा विद्युत धारा के प्रवाह को वह रोकता था। V इक्वल टू आई आर, इसका मतलब कि R इक्वल टू V अपॉन आई। फिर रेजिस्टेंस को हम लोग सूचित कैसे करते हैं, तो कैपिटल R, स्मॉल r से भी सूचित किया जाता है, लेकिन उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। बाद में पढ़ेंगे जब आपको EMF पढ़ाएंगे तब। ऐसा यूनिट
ओम को किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओमेगा, और ओमेगा का सिंबल आपको लिख दिया। अब बच्चे इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम के भी इंपॉर्टेंट एक क्या टर्म क्या है, तो अभी हमने देखा कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, इसलिए यहां पे लिखा जाता है अगर 1 ओम इक्वल टू लिख सकते हैं 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यह हमेशा एग्जाम में लगभग हो जाता है कि डिफाइन 1 ओम को परिभाषित कीजिए, तो 1 ओम चलो क्या लिखे बच्चे? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसे डिफाइन कैसे किया जाए? पहले इंग्लिश में देखिए क्या लिखे हैं, 1 ओम इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द ends of the conductor which flow of electric current of 1 ampere, its ratio equals to 1 ohm resistance। कहने का मतलब क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में के किसी सुचालक के किनारों के बीच उत्पन्न 1 वोल्ट विभवांतर एवं इससे प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा यदि 1 एम्पियर हो तो इससे उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम रेजिस्टेंस कहलाता है। फिर सुनिए क्या बोलेंगे, किसी विद्युत परिपथ के दो किनारों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट एवं इससे प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो इससे उत्पन्न प्रतिरोध का मान 1 ओम के इक्वल होता है। अब इसलिए हमने 1 ओम लिख दिया, 1 ओम को मैं हिंदी में परिभाषित भी कर दिया और इंग्लिश में भी यहां पर डिफाइन किया हुआ है। अब बच्चे इसके बाद देखते हैं क्या कि इसका आपने एक नाम सुना होगा रजिस्टर, कि रजिस्टर क्या होता है, तो हल्का सा देखिए उसके बारे में भी। रजिस्टर तो देखिए एक रेजिस्टेंस था, यहां पे लिखा हुआ रजिस्टर, तो याद रखिएगा जो रजिस्टर होता है यह रजिस्टर एक आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इक्विपमेंट जो बोलिए इसे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इसे बोल दीजिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो यह क्या आपका होता है, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। जो रजिस्टर क्या होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जो हमेशा किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस को बतलाता है कि उसकी हम उसके विद्युत धारा को कितना कंट्रोल किए, अर्थात इसमें जो भी होगा आपका रेजिस्टेंस ही होगा, और रेजिस्टेंस करता क्या है तो उससे उत्पन्न विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। और यह जो रजिस्टर होता है, यह रजिस्टर दो तरह से होता है, एक फिक्स्ड और एक आपका हो जाता है वेरिएबल। एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब कि एक निश्चित, और वेरिएबल मतलब कि अन्य से जो चेंज होता रहे। तो यह जो फिक्स्ड होता है, तो जो फिक्स्ड मतलब कि वैसा रजिस्टर जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स हो, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा रजिस्टर भी होता है जिससे आप आवश्यकता अनुसार उस विद्युत परिपथ में उसके वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको किसी भी सर्किट में करंट का मान बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस का मान होगा कम कर देंगे, और अगर किसी विद्युत परिपथ में करंट का मान घटाना है तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देंगे। तो उस स्थिति में हम लोग वेरिएबल रजिस्टर का यूज करते हैं। और फिक्स्ड जहां पे एक निश्चित है कि हमको इतना ही नियंत्रित करना है, तो उसके लिए एक फिक्स्ड रजिस्टर का हम लोग यूज करते हैं। तो इसके लिए डिनोटेड आप क्या करते होंगे, ऐसा देखे होंगे आप लोग। तो ये आपका हो गया क्या, तो फिक्स्ड रजिस्टर। एक वेरिएबल रजिस्टर से देख लीजिए, यह आपका ऐसा ही होता है लेकिन बीच में ऐसे क्रॉस किया रहता है। यह भी होता है, या कहीं कहीं मिलेगा आपको क्या, ऐसे करके यह भी रहता है। तो यह दोनों जो सिंबल है किसका है, तो वेरिएबल रजिस्टर का, और ये जो सिंबल किसका है, रजिस्टर का। कोई दिक्कत, यह फिक्स्ड रजिस्टर और यह वेरिएबल रजिस्टर। अब हम लोग देखते हैं बच्चे कि जो रेजिस्टेंस होता है वह किन किन अफेक्टेड फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो एक हेडिंग बना लेंगे हम लोग कि अफेक्टिंग फैक्टर्स, ये अफेक्टिंग फैक्टर्स, अर्थात यह किन किन फैक्टर्स से प्रभावित होता है। कौन,
तो रेजिस्टेंस, इसमें फर्स्ट आप लोग नोट कीजिएगा, इसका फर्स्ट आपका है नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति, अर्थात प्रतिरोध क्या करता है तो प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे? तो मान लेते हैं कि आपके नेचर में बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है जी, वह कौन मटेरियल? तो जो कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। तो इस नेचर में अर्थात जो मटेरियल लेंगे, जो कोई कंडक्टर लेंगे, उस कंडक्टर का जो नेचर होगा वह फिक्स्ड होगा। अर्थात मान लेते हैं कि हमने लिया गोल्ड, फिर हमने ले लिया सिल्वर, तो सभी का रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। अर्थात वह किस पर निर्भर कर रहा है? तो प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात मटेरियल चेंज करेंगे, पदार्थ चेंज करेंगे, तो उसकी प्रकृति भी क्या हो जाएगी? चेंज कर जाएगी। तो प्रकृति चेंज, मटेरियल चेंज, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। अर्थात प्रतिरोध उस पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा हम लोग पॉइंट देंगे क्या? टेम्परेचर। अर्थात ताप। दूसरा पॉइंट क्या है कि रेजिस्टेंस ताप पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? हल्का विचार कीजिए। अगर मान लेते हैं कि यह आपका एक कंडक्टर है जी, तो कंडक्टर है नहीं, लेकिन एज्यूम कीजिए अगर यह कंडक्टर है, अर्थात इससे क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लेते हैं जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब क्या? कि फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ जो चार्ज है, इसका मतलब उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा? एक ही दिशा की ओर होगा। तो यदि इसको हीट दिया जाए, अर्थात टेम्परेचर इसको अगर बढ़ा दिया जाए, तो टेम्परेचर देने से क्या होगा कि इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन था वो क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड हो जाएगा, छितरा जाएगा, छितर बितर हो जाएगा। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फैल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन फैल जाएगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था तो करंट बना रहा था, और जब इलेक्ट्रॉन का स्कैटर्ड हो गया, छितरा गया, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और विद्युत धारा का मान घट जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। तो कैसे? तो टेम्परेचर के वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ होता है बाबू आपका इलेक्ट्रिक करंट। अर्थात जैसे टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या हो जाएगा? घटेगा बढ़ेगा? ये तो घटने के बाबू। तो यहां क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। सॉरी, तो यह क्या लिखे हम लोग कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अर्थात टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। कैसे? मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। अब यहां से एक और लिख सकते हैं, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि करंट का मान घट गया और रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? यहां पर बढ़ जाएगा। या करंट का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अर्थात यह किस पर निर्भर कर रहा है? ताप पर। ताप बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ताप घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का मान कम होगा, और जब करंट रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो करंट का मान अधिक होगा। तो अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं इम्प्यूरिटीज। मतलब कि इम्प्यूरिटी मतलब कि जैसा हम सुने अशुद्धता, अशुद्धि। तो यदि किसी भी कंडक्टर में यदि कुछ अशुद्धियां मिला दी जाए, कुछ इम्प्यूरिटी मिला दी जाए, तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी भी कंडक्टर में यदि इम्प्यूरिटी को मिला देते हैं तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है? बोलिए। यदि मान लेते हैं कि किसी भी इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं कहां पे? तो किसी कंडक्टर में। तो किसी कंडक्टर में मिला देंगे तो एक चीज बताइए आप लोग, जैसे मान लेते हैं यहां पर लिख देते हैं क्या कॉन्सेप्ट था आपका? अफेक्टिंग फैक्टर्स इम्प्यूरिटीज। तो यहां पे मान लेते हैं कि यह आपका है इम्प्यूरिटीज को मान लेते हैं कि
एक ले लेते हैं कंडक्टर और एक बाबू ले लेते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर समझाते हैं। इम्प्योरिटीज अर्थात अशुद्धि में जाने से क्या होगा, तो अगर एक कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग कंडक्टर और एक ले लेते हैं हम आपको सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर दोनों में कॉन्सेप्ट क्या समझिएगा, कंडक्टर मतलब जिससे फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, सेमी कंडक्टर मतलब कुछ होता है या नहीं, मतलब कि इसमें दोनों कंडीशन आता है। तो मान लेते हैं कि किसी भी कंडक्टर में यदि इम्प्योरिटीज को मिला दिए, अशुद्धि को मिला दीजिएगा, तो यहां पे अगर इम्प्योरिटीज को आई मानते हैं और रेजिस्टेंस लेते हैं, तो इम्प्योरिटीज को बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किस कंडीशन में, जब कंडक्टर में मिलाएंगे तब क्या होगा, शुद्धि मिलाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सेकंड कंडीशन सेमी कंडक्टर, यदि सेमी कंडक्टर में इम्प्योरिटीज बढ़ाते हैं तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां पर ये जो आई लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इम्प्योरिटी है जी, ये इलेक्ट्रिक करंट इसको नहीं मानिएगा, यह आपका है इम्प्योरिटीज। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि यदि इम्प्योरिटी को कंडक्टर में मिलाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान स्वतः बढ़ जाएगा, लेकिन उसी इम्प्योरिटी को यदि सेमी कंडक्टर में मतलब अर्थात अर्धचालक में मिलाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा, और जब रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन में यदि रेजिस्टेंस का मान घटा तो इलेक्ट्रिक करंट का मान घट जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन कि यह जो आपका रेजिस्टेंस होता है यह लेंथ पर भी डिपेंड करता है जी, तो यह डिपेंड करता है आपका लेंथ पर। तो लेंथ कहने का मतलब कि लंबाई, और लंबाई किसकी लंबाई, तो जो आप कंडक्टर लिए हैं, आखिर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप कंडक्टर का ही यूज कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कंडक्टर लिए हैं उस कंडक्टर की लेंथ पर कौन डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस। तो इस पर कैसे डिपेंड करता है, यहां पे क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लेंथ का। सेकेंड, यह डिपेंड करता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका लंबाई इसका नहीं होता है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये देखते हैं सिलिंड्रिकल टाइप का है, तो यदि यहां से इसको काटते हैं तो यहां का एरिया और यहां का एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्रॉस सेक्शनल पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। फर्स्ट क्या बोले कि रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड क्या बोले कि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको यदि मान लेते हैं फर्स्ट, अब इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखते हैं, तो आर इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बाबू, आर एल अपॉन ए, कोई दिक्कत। तो जब आर एल ले लिए तो हम लोग पुनः इससे देखते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब इसके बाद देखिए जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या देते हैं, एक कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट के ऊपर किसको दे दिए, रो। अब यही आपका फॉर्मूला आ गया एक, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहां आर आपका हो गया रेजिस्टेंस, यह आपका हो गया रेजिस्टेंस, यह हो गया आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट, यह हो गया आपका लेंथ, और यह आपका हो गया एरिया। और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोलिए, या एक और इसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो क्या बोलेंगे बाबू, यहाँ जो रो है इसको बोलते हैं रो, याद रखिए इसे रो बोलते हैं, इसको रो। तो रो को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, और जो रो ही का नाम है क्या, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का होता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अब बच्चे हम लोग क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस पर मैंने डिपेंड किया। तो फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि यह नेचर पर, सेकेंड क्या बताया टेम्परेचर पर, थर्ड इंप्योरिटीज पर, फोर्थ लेंथ पर, और फिफ्थ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। इसके बाद हमने क्या देखा कि एक फॉर्मूला आ गया R बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो रेजिस्टिविटी बच्चे क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी आपका यह भी किसी भी रेजिस्टिविटी आपका होता है, तो इसी भी हम लिख सकते हैं इट इज द property of conductor। अर्थात आपका जो रेजिस्टेंस था वह भी आपका वही था, यह भी आपका है रेजिस्टिविटी। अर्थात रेजिस्टेंस भी आपका कंडक्टर का प्रॉपर्टी ही था, और यह भी आपका इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो दोनों में कंफ्यूजन होगा ना बच्चे। तो ये दोनों में क्या याद रखिएगा आप कि जो रेजिस्टेंस था वह रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के फिजिकल डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा था। अर्थात डायमेंशन कहने का मतलब कि लंबाई और उसके एरिया पर, अर्थात क्षेत्रफल पर। लेकिन रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर के प्रॉपर्टी पर तो डिपेंड करता है कि वह किस मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन उसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। यहां क्या लिखेंगे, it does not depend upon its dimension। अर्थात रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर के जो मटेरियल से बना है उस मटेरियल के डायमेंशन अर्थात बीमा पर निर्भर नहीं करता है। तो बीमा कहने का मतलब कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जो भी उसका डायमेंशन है, जो भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां पे हम लोग पढ़े रेजिस्टिविटी पढ़े, तो रेजिस्टिविटी बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चे, R बराबर रो इंटू एल बाई ए था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल टू आर ए बाई एल लिख सकते हैं, आर ए बाई एल। तो यहाँ पे रो को हम लोग यूनिट क्या बोलेंगे बच्चे, तो इसका यूनिट देखिए तो क्या बोलेंगे, आर का यूनिट क्या होता है ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और नीचे मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका ओम मीटर, ओम मीटर बचेगा, ओम मीटर। तो यह आपका ऐसा ही मात्रक हो गया किसका, रेजिस्टिविटी का, अर्थात प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। कॉन्सेप्ट समझिए आप। अब हल्का से एक चीज और क्या देख लेते हैं, जैसे मान लें कि जैसे हमने अभी बोला कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, तो हल्का सा अंदर क्या देख लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमने एक गोल्ड लिया, एक सिल्वर लिया, तो गोल्ड का जो रेजिस्टेंस होगा तो वह भी एक निश्चित होगा, लेकिन गोल्ड में यदि मान लेते हैं कि एक ये गोल्ड लिए और एक और गोल्ड ले लिया जाए, मान ले कि ये, तो देखिए तो दोनों क्या है, लेंथ अलग है, यह लेंथ देखिए अलग है, इसका लेंथ अलग है, अर्थात इसका रेजिस्टेंस अलग होगा और इसका भी रेजिस्टेंस अलग ही होगा। अगर मान लेते हैं कि यह भी गोल्ड है, यह भी गोल्ड है, अगर इसका रेजिस्टिविटी देखा जाए तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या करता है, मटेरियल पर तो डिपेंड करता है, लेकिन इसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। यह छोटा हो या बड़ा हो, लंबाई कुछ भी हो, एरिया कुछ भी हो, सिर्फ एक मटेरियल होना चाहिए, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, एक होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब हम लोग इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हल्का सा एक छोटा टॉपिक आपका है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता। तो इसे याद रखिएगा बच्चे, क्या होता है चालकता। चालकता किसी भी पदार्थ के प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, अर्थात सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो,
यही आपका कहलाता है क्या, कंडक्टिविटी। जहां सिग्मा आपका हो गया कंडक्टिविटी, यह हो गया आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो इसका ऐसा ही मात्रा भी कुछ होगा। तो इसका ऐसा यूनिट बच्चे क्या होगा, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। तो प्रतिरोधकता का मात्रा क्या था, ओम मीटर। तो ओम मीटर का जस्ट उल्टा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम का इनवर्स और मीटर का इनवर्स, यह भी बोल सकते हैं इसे मात्रक। या कहीं कहीं आपको मिलेगा क्या, इसको उलट दिया जाता है, OHM को लिख दिया जाता है MHO, उलट दिए, और यह आपका क्या हो जाता है, आपका ऐसे छोड़ दीजिए, तो यह हो गया मीटर इनवर्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। या कहीं कहीं आपको मिलेगा क्या, कि साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। तो बच्चे याद रखिएगा, ये आपका ऐसा यूनिट हो गया किसका, तो कंडक्टिविटी का। अब हम लोग एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पर हल्का निर्भर रहेगा, डिपेंड करेगा। जैसे मान लेते हैं यह आपका एक मटेरियल है, तो इस मटेरियल पर क्या देखा जाए, यदि इस मटेरियल की लेंथ को आधा कर दिया जाए, तो बताइए जब मटेरियल पूरा इसके लेंथ को आधा कीजिएगा आप, तो इसके एरिया क्या हो जाएगा बाबू, दुगना हो जाएगा। जब सोचिए ये पूरा लंबाई है, अगर इसी लंबाई को प्रेस करके आधा कर दिया जाए तो इसका एरिया क्या हल्का मोटा हो जाएगा। तो इसकी लंबाई आधा तो एरिया दुगना। दूसरी बात, यदि इसके एरिया को 1/3 कर दिया जाए, 1/3, इसका एरिया पूरा है, अगर इसके एरिया और थर्ड कर दीजिए, तो थर्ड कीजिएगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, और पतला हो जाएगा। तो 1/3 करने के इसका जो लेंथ हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो एग्जाम में आता है कि यदि मान लेते हैं किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस को तिगुना कर दिया जाए, किसी भी रेजिस्टेंस को 1/3 कर दिया जाए, एरिया को दुगना कर दिया जाए, इस तरह का न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, तो पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि इस मटेरियल का आप नए प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देखिए क्या कीजिएगा, इसे मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि लेंथ को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो एरिया बच्चे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक दुगना हो जाएगा। तो नए प्रतिरोध ज्ञात करें। आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, R बराबर रो इंटू एल बाई, रो तो कांस्टेंट है, रो में कोई चेंजिंग नहीं। अब तो हम R लिख सकते हैं बराबर रो एल को क्या कर दिया गया बाबू, हाफ, तो लिख सकते हैं यहां पर L/2। अगर इसको मान लेते हैं 1 मान लीजिए, इसको न्यू मान लीजिए 2, तो लिख सकते हैं 1 तो 1, तो यहाँ पे L1 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वो L/2, यहाँ पे 2 मान लीजिए, रुकिए 1 मिनट, इसको लिख लेते हैं 2 और यहाँ पे लिख लेते हैं A2। तो क्या लिख सकते हैं, रो इंटू L2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L1 का आधा है तो हाफ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं L1/2, और एरिया क्या हो गया आपका 2A1। तो यह ऊपर जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा यह कि यह लंबाई दुगना, तो यह मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, जब लेंथ इसका हाफ कर दिए और एरिया क्या कर दिए आप दुगना, तो जब एरिया ऑटोमेटिक दुगना होगा ही, तो मान लेते हैं कि एरिया दुगना हो गया, तो इसको देखा जाए क्या किया जाए, तो R1 L1/A1, और जो 2 है तो देखिए ऊपर में कुछ नहीं है, अर्थात नीचे आएगा, तो इंटू में 1/4, अर्थात जब 1/4 आ गया, तो देखिए तो ये पूरे जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो R1 इंटू 1/4, अर्थात जो R2 आपका आया वह आ गया R1/4। आप बताइए जो नया प्रतिरोध क्या हो गया, पहले वाले प्रतिरोध से 1/4 टाइम्स हो गया, अर्थात 1/4 क्या हो गया, घट गया। अर्थात जब लेंथ को आप आधा किए तो एरिया दुगना, तो उसका प्रतिरोध क्या हो गया, 1/4 टाइम्स घट गया। इस तरह से हम एक फॉर्मूला देखते हैं कि इस तरह का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जो हमेशा डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस निकालना है, R न्यू नया रेजिस्टेंस निकालना है, वो फॉर्मूला होता है N²R, जहां N आपका क्या हो गया,
तो नंबर्स कितना बार, नंबर्स ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे हमने अभी बनाया था कि लंबाई को क्या कर दिए थे, हाफ, लंबाई हाफ किए तो आपका क्या हुआ था, यह लंबाई 3 गुना 4 गुना, तो लंबाई हाफ तो एरिया 2 गुना, तो लंबाई हाफ किए तो कितना, हाफ टाइम्स, तो हाफ टाइम्स कीजिएगा तो आर नहीं कितना हो जाएगा बाबू, तो 1/2 का स्क्वायर और इंटू आर तो कितना हो जाएगा, r/4 आ गया ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए ये जो n स्क्वायर आर है वो नंबर ऑफ टाइम्स, तो किसका नंबर ऑफ टाइम्स, तो लेंथ को यदि 4 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं कि यह नंबर ऑफ टाइम्स है तो किसमें यह है, तो लेंथ में, तो लेंथ को जो भी कीजिएगा उस अनुसार आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चे आज का वीडियो आपका यही रहा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आप लोग क्या कीजिए, घर पे रहिए, पढ़िए और जो प्रॉब्लम उसको शेयर कीजिए। और अगर आपको आज लगा कि मैंने कुछ सीखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।